हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज हम लेकर के उपस्थित हुए हैं पुनः जो आप लोगों का सेकेंड लेसन था, पर्यावरण प्रदूषण के अभिकरण। ठीक ना। उसके अंतर्गत आज आप लोगों को हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम बिना देर किए हुए आप लोगों के पास लेकर जो आए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक। छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं कराया होगा वो आकर के तत्काल एडमिशन करा लेगा। ठीक है बच्चों, एडमिशन कराने के बाद वह अपना व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों का जुड़ जाए। इसके बाद तत्काल हमारे लोगों की कक्षा उसको मिलने लगेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ प्रश्न देखिए। संक्षेप में बताइए कौन सी वस्तुएं हमारे लिए पर्यावरण का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, संक्षेप में बताइए कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए पर्यावरण का निर्माण करती है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है संक्षेप में जिस मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं और बढ़ते हैं, हम जिस धरती पर रहते हैं, जो पानी हम सब पीते हैं, जिस हवा में सांस लेकर सारे जीवधारी जीवित रहते हैं, और जिन वस्तुओं को खाकर हम अपने भूख मिटाते हैं, वे सब वस्तुएं हमारे लिए पर्यावरण का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको समझने की बात है कि जिस मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं, देखिए पेड़ पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं और बढ़ते हैं, ठीक ना, तो जितने भी पेड़ पौधे हुए वे सब पर्यावरण निर्माण के अभिकरण हो गए। ठीक उसी पर जितने भी धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हो गए वो सभी के लिए यह वर्ड यूज़ किया गया। हम जिस धरती पर रहते हैं, जिस धरती पर हम निवास करते हैं, जो हम पानी पीते हैं, जिस हवा में सांस लेकर सारे जीवधारी जीवित रहते हैं, तो यूँ कह लीजिए कि सारा वायुमंडल भी आ गया। और जिन वस्तुओं को खाकर, अब बताइए हम लोग किन किन वस्तुओं का भक्षण करते हैं अर्थात जिन वस्तुओं को हम खाते हैं। ठीक ना, तो किन किन वस्तुओं को खाते हैं हम जानते हैं। जितने भी अनाज हैं, फल हैं, ठीक ना, तमाम पर जितने भी वस्तुओं को जिसको हम भूख मिटाने हेतु खाते हैं, वे सभी पर्यावरण के निर्माण के अभिकरण हैं, या ये सब वस्तुएं हमारे लिए पर्यावरण का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यह 2010 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, माफ करिएगा। पर्यावरण के घटकों जैसे वायु, जल, भूमि, ऊर्जा के विभिन्न रूप के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और उसके लिए लाभदायक है, दूसरे जीवों, औद्योगिक प्रक्रमों, जैविक दशाओं, सांस्कृतिक विरासतों एवं कच्चे माल के साधनों को हानि पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक ना, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आप लोग समझ ही गए होंगे। नहीं समझ गए होंगे तो आपको एक बार और बता देते हैं हम। सबसे पहले प्रश्न को ही समझा जाता है। अगर प्रश्न को समझ लिए ध्यान से तो उत्तर अपने आप लोगों को माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। ठीक है, पर्यावरण के जितने भी घटक होते हैं जैसे वायु, जल, भूमि, ऊर्जा, ये सब जितने भी तमाम चीज़ें होती हैं प्रकृति द्वारा शुद्ध रूप में हम लोगों को प्रदान की गई हैं। जितने भी उसके घटक होते हैं वे सब समुचित
मात्रा में या अनुपात में मिले होते हैं। जब उनमें अवांछनीय तत्वों का परिवर्तन हो जाता है या अवांछनीय तत्व उसमें मिल जाते हैं, ठीक ना, तो वे सब हमारे जीवों के हम लोगों के लिए और पर्यावरण जितने भी जीवधारी हैं उसके लिए खतरनाक होती हैं। तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। प्रदूषण के 4 कुप्रभाव बताइए। प्रदूषण के 4 कुप्रभाव क्या हैं? प्रदूषण के कुप्रभाव। वायु प्रदूषण का कुप्रभाव, ओजोन परत में छेद होने की संभावना से सारा विश्व भयाक्रांत हो गया है। भयाक्रांत मतलब डरा और सहमा है, ठीक ना, डरा और सहमा है। किससे? ओजोन परत में जो छेद हो गई है, उस छेद की वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो सूर्य की रोशनी परावैंगनी किरणें हैं वो बिल्कुल सीधे धरती की सतह पर पड़ रही है। धरती की सतह पर पड़ने के बाद, ठीक ना, हमारा जो धरातल है उसके तापमान को और बढ़ा दे रही है, जिससे आज हमारे विश्व बिल्कुल डरा सहमा है। क्योंकि अगर ओजोन परत में छेद हो गया, देखिए वायुमंडल जो हमारा होता है, इस वायुमंडल में जो ओजोन परत है, ठीक ना, ओजोन परत की जो लेयर होती है, सूर्य की परावैंगनी किरणें जब आती हैं तो वे उसे छन करके हमको मिलती हैं धरती पर। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोगों को धरती पर क्या होती है? छन करके मिलती है, जिससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होती है। ठीक ना, अगर वही छेद अगर ओजोन परत में हो जाएगा और परावैंगनी किरणें सीधे धरती पर आएंगी, तो ये धरती पर जितने भी मानव जनजीवन हैं उन लोगों को खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ पूरे पृथ्वी का, पूरे धरातल का तापमान बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तापमान बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जितने भी हमारे धरती पर ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ होने के बाद जो पत्थर चट्टानों के रूप में, पहाड़ों के रूप में जो हमारे बर्फ हो जाते हैं, वे सब बर्फ पिघल करके उनका जल जा करके समुद्र में मिल जाएगा। उनका क्या जल मिलेगा? कहाँ पर? समुद्र में मिल जाएगा। समुद्र में मिलने के बाद तो क्या होगा? समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ जाएगा, जिससे समुद्र के आसपास, समुद्र जैसे है तो समुद्र के आसपास तलों किनारे पर जितने भी शहर बसे हुए हैं वे सब समुद्र में विलीन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से कहा जाता है कि पृथ्वी का तापमान किसी भी स्थिति में बढ़ना नहीं चाहिए। आज पृथ्वी के तापमान बहुत हद तक बढ़ चुका है, जिससे आज आम मानव जीवन जो समुद्र के किनारे निवास करते हैं, कुछ जगह तो समुद्र में बिल्कुल समा गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये जानकारी रहा आप लोगों के लिए। और दूसरा में देखिए आप लोगों का क्या है? जल प्रदूषण के कुप्रभाव। जल प्रदूषण के कुप्रभाव, जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया, पेट में कीड़े, टाइफाइड फैल जाता है। ठीक है, और वे सब क्या होते हैं? जल प्रदूषण के कारण होते हैं। तो बताइए, प्रदूषित जल हमें पीना चाहिए? कभी नहीं पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर हम प्रदूषित जल पिएंगे तो हमें भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे हम सभी के जीवन को खतरा पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण का कुप्रभाव। यह प्रदूषण मानव के कानों के पर्दों पर, मस्तिष्क और शरीर पर इतना घातक आक्रमण करता है कि विश्व के सारे डॉक्टर और वैज्ञानिक इससे चिंतित हैं, क्योंकि कान के पर्दे और मस्तिष्क, ठीक ना, और मानव शरीर जो है इस पर इतना घातक प्रभाव डालता है, क्योंकि दोनों तीनों सभी चीज इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। कान के पर्दे हैं, अगर ये सब कहीं क्षतिग्रस्त हो गए
तो हम कहीं कोई बात सुन नहीं पाएंगे। और मस्तिष्क, बताइए, मस्तिष्क इतना इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए, ठीक है, हर इंसान के लिए क्या है, इतना मस्तिष्क क्या है, इम्पोर्टेंट है। यह मस्तिष्क, यह जो माइंड है मानव का, ठीक है बच्चों, यह जो मानव का माइंड है वह कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इस माइंड में तनिक भी अगर नाम मात्र का भी अगर कहीं से आघात पहुंच जाए, या नाम मात्र का भी कहीं से अगर इसमें खरोच आ जाए, तो मानव के मस्तिष्क में खरोच आने की वजह से इंसान की दिमागी हालत सदैव के लिए खराब हो सकती है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक घातक है, ठीक ना, क्या है, ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक घातक है, ठीक है बच्चों। इसलिए इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं मृदा प्रदूषण का कुप्रभाव। दूषित मृदा में रोगों के जीवाणु पनपते हैं, जिससे मनुष्यों एवं अन्य जीवों में रोग फैलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह हुआ। आइए आगे देखते हैं, प्रदूषण रोकने में वृक्षारोपण की क्या भूमिका है। आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रदूषण रोकने में वृक्षारोपण की भूमिका बताइए। वृक्षारोपण और वनों को लगाने से वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन नहीं बिगड़ता, ठीक है बच्चों। हम आप लोग बताए थे कि जो हमारा वायुमंडल है, उस वायुमंडल में बिल्कुल 78% तो नाइट्रोजन ही है, और बाकी 21% में क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, O2 है, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन है। यदि, ठीक ना, और बाकी जो एक हिस्से हैं इसमें हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह कुछ और विभिन्न गैसें हैं। अगर इन सबों का संतुलन अगर बना रहता है तो समझिए कि वायुमंडल हमारा क्या है, बिल्कुल शुद्ध है और हमारे रहने और जीने लायक है। प्यारे बच्चों, अगर इस अनुपात में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, अमोनिया गैस मिल जाती है, तो क्या होगा, हमारा वायुमंडल दूषित हो जाएगा। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक ना, और तमाम विषैली गैसों को रोकने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर वृक्षारोपण होगा तो हमारा वायुमंडल दूषित नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ठीक ना। आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि यदि आबादी का 23% वन हो तो वायु प्रदूषण से हानि नहीं पहुंचती है, ठीक है, हानि नहीं पहुंचती है। वनों को काटा जाना तत्परता से रोका जाना चाहिए। मतलब पूरी लगन के साथ लग करके हम लोगों को वनों को कटाव रोकना चाहिए। ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे वनोन्मूलन को दंडनीय अपराध करार दिया जा सके, ठीक है बच्चों। यदि हमारा जल और वन अगर सुरक्षित रहेंगे तो हमारा मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है बच्चों। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा करिएगा, ठीक ना। लास्ट तक देखेंगे तो बहुत ही आप लोगों के बेनिफिशियल होगा। जल प्रदूषण क्या है, ये जल प्रदूषण के कारण बताइए। औद्योगिकरण, नगरीकरण, समुद्रों में अस्त्रों का परीक्षण, जलों में अथ जले शवों, जानवरों का अस्थि विसर्जन करना, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का जल में मिलना, घरों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषित जलों का जलाशयों, नदियों आदि में मिलना जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। क्या है, आज हमारे पूरे विश्व में औद्योगिकरण की क्रांति आई हुई है। प्यारे बच्चों, वे सब उद्योग, अधिकांश उद्योग नदियों के किनारे वाले बसे शहरों पर लगते हैं, ठीक ना, ताकि उनसे निकले हुए कचरों को
नदी में सीवर के माध्यम से, नालियों के, बड़े बड़े नालियों के माध्यम से, हौजों के माध्यम से नदी में विसर्जित किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, जो नदी में विसर्जित होता है तो वे सब नदी में जब मिलते हैं तो ये नदियों का जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक है बच्चों। और आज जितने भी नगरीकरण हो रहा है तेजी के साथ, तो नगर जो बसे हुए हैं, जितने भी शहर बसे हुए हैं, वे सब शहर हमारे नदी प्राचीन सभ्यताओं की विशेषता है कि जो मेसोपोटामिया हो या हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जितने भी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी की सभ्यताएं थी, वे सभ्यताएं सभी नदियों के किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसी थी। ठीक ना। दजला, फरात नदियों के किनारे बसी थी। ठीक ना। जो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक ना, तो वे सब नदियों के किनारे बसते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पर प्राचीन समय में इतना पानी के लिए जो हमारे यहाँ नलकूप की व्यवस्था है या हमारे यहाँ हैंडपम्प या बोरवेल की व्यवस्था है, तो प्राचीन समय में तो इतना व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वैज्ञानिक उपकरण का प्रादुर्भाव उस समय नहीं हुआ था। इसलिए वे सब पीने के लिए भी नदियों के जल पर ही आश्रित होते थे। अतः अधिकांश जनसंख्या नदियों के किनारे ही निवास करती थी और वहीं पर सभ्यता उसकी फलती फूलती थी। ठीक है। तो क्या हुआ, नगरीकरण के द्वारा भी नदियों का जल दूषित होने लगा। इसके साथ ही साथ विज्ञान ने प्रगति किया तो समुद्रों में अस्त्रों का परीक्षण भी करने लगे। ठीक ना। और तो और नदियों में अजले शवों को डाल देते हैं, जानवरों का अस्थि विसर्जित करते हैं, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों को भी जल में मिलाते हैं, घरों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के दूषित जल जो होते हैं वे सब नदी मिलाते हैं, जिससे हमारा जल दूषित हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जल प्रदूषण से किन किन रोगों के होने की संभावना रहती है। आइए देखते हैं, जल प्रदूषण से किन किन रोगों के होने की संभावना रहती है। आइए देखते हैं। प्रदूषित जल के उपयोग से अनेक रोगों के होने की संभावना रहती है, जैसे पक्षाघात, ठीक ना, पोलियो, जॉन्डिस जिसको पोलियो, ठीक ना, पोलियो नहीं, यहाँ पर पीलिया होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए, पीलिया होना चाहिए। पीलिया को जॉन्डिस बोला जाता है। ठीक ना, पोलियो इसमें लिख दिया है। ठीक है, टाइपिंग एरर है। मियादी बुखार, टाइफाइड, ठीक ना, टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहते हैं, जान लीजिएगा। हैजा, डायरिया, क्षय रोग को टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीबी। ठीक ना, टीबी। पेचिस, इंसेफ्लाइटिस, ठीक ना, कंजक्टिवाइटिस आदि रोग दूषित जल के द्वारा होते हैं। यदि जल में रेडियो सक्रिय पदार्थ और लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक जैसे धातु हो तो कैंसर तथा कुष्ठ जैसे भयंकर रोग भी होते हैं। ठीक ना। क्या कहने का मतलब कि यदि उसी दूषित जल में, जो दूषित जल हो रहा है, तो दूषित आम जल जो दूषित है, उन जलों से तो पक्षाघात, पीलिया, जॉन्डिस, मियादी बुखार, हैजा, डायरिया, क्षय रोग, पेचिस, इंसेफ्लाइटिस होगा ही होगा। इंसेफ्लाइटिस बेटा मस्तिष्क ज्वर होता है। ठीक ना, क्या होता है, मस्तिष्क ज्वर। ठीक ना, तो ये तो होगा ही होगा। इसके साथ यदि जल में रेडियो सक्रिय पदार्थ है, अर्थात कहने का मतलब कि जो परमाणु अभिक्रिया के द्वारा या परमाणु अस्त्रों के परीक्षण के द्वारा जो रेडिएशन निकलता है, वे सब रेडिएशन से निकले हुए तत्व और लेड अर्थात शीशे के कुछ कण, क्रोमियम, आर्सेनिक जैसे धातु भी अगर उस जल में मिल जाए तो कैंसर और कुष्ठ जैसे भयानक रोग भी इंसानों के हो सकते हैं। वर्ष 1988 में केवल दिल्ली में प्रदूषित जल सेवन से 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण के कारणों का उल्लेख करिए। वायु प्रदूषण के कारणों का उल्लेख करिए। नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं अनियमित भवन निर्माण, परिवहन के वाहन जैसे ऑटोमोबाइल, बड़ी मात्रा में वृक्षों का कटान, ठीक है, रसोई घरों व कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुआं,
तथा युद्ध तथा विस्फोट एवं दहन की क्रियाएं आदि वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वायु प्रदूषण निराकरण के कोई 4 उपाय बताइए। वायु प्रदूषण निराकरण के 4 उपाय हैं। पहला उपाय क्या है, परिवहन के साधनों पर धुआं रहित यंत्र लगाना चाहिए। बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। तीसरा है, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, आगे है, घरों में बायोगैस, पेट्रोलियम गैस तथा धुआं रहित चूल्हों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक से क्या अभिप्राय है। कुछ प्रदूषक जैसे परागकण, कवक, निम्नतर पौधों के बीजाणु, ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाले गैसें, मार्स गैस, तटीय प्रदेशों में नमक के अत्यधिक सूक्ष्म कण आदि प्राकृतिक रूप से वायु में मिलते हैं, जिससे उसे प्रदूषित कर देते हैं। इन्हें प्राकृतिक प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे है आप लोगों के लिए, जनसंख्या विस्फोट कैसे प्रदूषक है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट जो हमारा है वह किस तरह से प्रदूषक के रूप में है। पर्यावरण प्रदूषण का यदि एक सबसे महत्वपूर्ण कारण बताना हो तो निस्संदेह जनसंख्या का विस्फोट माना जा सकता है। यदि संसार की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं हुई होती तो आज प्रदूषण की समस्या भी इतनी तेज गति से नहीं होती। तो कहीं न कहीं से बढ़ती हुई जनसंख्या भी प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण हैं। यह अनुमान किया सकता है कि गत 100 वर्षों में केवल मनुष्य ने ही वायुमंडल में करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है। यह मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो यह बहुत चिंता करने योग्य बातें हैं। सरकार भी आज इस चीज़ पर चेत रही है कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण अगर लगी होती तो आज इतनी तेजी से जनसंख्या नहीं बढ़ी होती और इतना जो लगभग करोड़ों टन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में आज बिल्कुल तैर रही है, जिसको दूषित कर दी हुई है, आज नहीं होती। ठीक ना, अगर आज करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के आज हमारे वायुमंडल को और हमारी धरती को अगर इतना दूषित होने के बावजूद भी अगर हम इस पर रह ले रहे हैं तो बताइए, अगर दूषित नहीं होती तो हम कितने अच्छे यहाँ पर निवास करते। ठीक है बच्चों, तो अब होगा निश्चित उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो निश्चित उत्तरी प्रश्नों को आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, जब पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है और निर्भरता नष्ट हो जाती है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषक किसे कहते हैं, जिन पदार्थों की कमी या अधिकता के कारण प्रदूषण उत्पन्न होते हैं उसे प्रदूषक कहते हैं। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था। उत्तर है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम सन 1986 ईस्वी में बना था। ठीक है बच्चों, आगे है, भारत में पानी के मुख्य स्रोत क्या है। भारत में पानी के मुख्य स्रोत कुएं, तालाब, झरने और नदियां हैं। अगला है, समुद्रों में प्रदूषण कैसे होता है। समुद्रों में प्रदूषण जहाजरानी, परमाणु अस्त्रों के परीक्षण। जहाजरानी मतलब पानी के जहाज, जिससे बड़े बड़े मालवाहक जहाज होते हैं जो बड़े बड़े समुद्रों में चलते हैं, जो एक देश से दूसरे देशों में आते हैं। ठीक ना, समुद्रों में फेंकी गई गंदगी, मल विसर्जन एवं औद्योगिक अपशिष्टों के विषैले तत्वों के कारण समुद्री जल निरंतर प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, अगला है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बना था। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, जल प्रदूषण अधिनियम कब बना था। ठीक ना, ये प्रश्न है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन वन रक्षण से संबंधित है, मैंने कि वनों से संबंधित है।
अगला प्रश्न है प्रदूषण के 4 प्रकार बताइए। तो प्रदूषण के 4 प्रकार हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, एक और होता है रेडियो धर्मी प्रदूषण। क्या होता है? रेडियो धर्मी प्रदूषण। ठीक ना। तो इस तरह से हो गया। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं बहुविकल्पी को भी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है बच्चों, किसको? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है? तो आइए जानते हैं। पृथ्वी के पराबैंगनी किरणें जो आती हैं पृथ्वी पर, उससे रक्षा करती है हमारी ओजोन परत। ठीक है बच्चों। प्रदूषण की श्रृंखला में सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? ठीक ना। मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इसमें से जो सबसे बड़ा अभिशाप है, प्रदूषण की श्रृंखला में सबसे बड़ा अभिशाप जो हमारा है वह है, क्या है? जल प्रदूषण। ठीक है, हो गया ये वाला। आगे है मानव समाज के रोगों का कारण है। मानव समाज के रोगों का कारण क्या है? प्रदूषित भोजन है, प्रदूषित वायु है, प्रदूषित मल है, तो ये सभी है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों के लिए यह लेसन हो गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को एक कक्षा पसंद आई होगी और पूरे तन्मयता के साथ आप कक्षा को देखे होंगे, तो अंत तक अवश्य देखे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, सूचना मिले और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख सकें। ओके बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही। प्यारे बच्चों, चलते हैं। बाय बाय।